हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 30 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो देखिए भाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 सेलिब्रेट किया गया है, 29 जून को सेलिब्रेट किया गया है। प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस पीसी महालनोबिस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। और देखिए, सांख्यिकी की पिता कहे जाते थे प्रशांत महालनोबिस। 1968 में इन्हें पहली बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए 28 जून को नेशनल लॉजिस्टिक दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक लेडीज ओपन का दूसरा खिताब किसने जीता है? तो देखिए, अभी चेक लेडीज ओपन का दूसरा खिताब जीता है, ये है दीक्षा डागर। हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं दीक्षा डागर और अभी इनके द्वारा चेक लेडीज ओपन का दूसरा खिताब जीत लिया गया है। इसकी पुरस्कृत राशि है 30,000 यूरोस की पुरस्कृत राशि है। उपविजेता रही है इसमें थाईलैंड की चित्राट, इसमें सेकंड नंबर पर रही हैं। और देखिए, यह जो ओपन टूर्नामेंट है यह एक चेक लेडीज ओपन यूरोपीय पेशेवर टूर्नामेंट है और इसे अभी जीत लिया है दीक्षा डागर ने। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए, अदिति अशोक 2016 में अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता था और अभी 2023 में वापस से अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीत लिया है। यह भी गोल्फर हैं। सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। तो अभी देखिए, ट्यूनिशिया में WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और अभी इन्होंने महिला युगल में इन दोनों ने खिताब जीत लिया है, सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति दी है? तो देखिए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की, ये है PM प्रणाम योजना को स्टार्ट किया है। इस योजना के माध्यम से क्या होगा कि जो वैकल्पिक उर्वरक होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा और रासायनिक उर्वरकों को कम किया जाएगा। इसीलिए प्रत्येक राज्य के किसानों को इसमें सम्मिलित होने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना को स्टार्ट किया जा रहा है। साथ में ही उनको कुछ जो कि आय व्यय का सामान वगैरह होगा वह भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और देखिए, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए देश के जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा यूरिया सल्फर लेपित पेश किया जाएगा। यूरिया सल्फर जो कि उर्वरक है उसको भी पेश किया जाएगा, उसका ऐसा निर्णय लिया गया है। तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना को स्टार्ट किया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए, नंद बाबा मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई योजना थी। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। 8 साल इसके पूरे हो चुके हैं और अभी 28 अगस्त को इसके 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2014 को। PM मोदी ने लाल किले से इसको घोषणा की थी, अनाउंस किया था और 28 अगस्त 2014 को इसको लागू कर दिया गया था। उस दिन से पूरे देश में लागू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी योजना। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। इसके माध्यम से जो गोबर वगैरह होगा उसको भी खरीदा जाएगा किसानों से। 85 लाख लीटर दूध है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार की योजना है गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो देखिए, भी गौ हत्या के साथ साथ में ही कई सारे ऐसे अपराध हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ और उनके द्वारा इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है, ऑपरेशन कन्विक्शन। तो देखिए, यह जो योजना रही है आपराधिक और संगठित अपराध हैं उनके लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दोष मुक्ति के जो कि पहल है उसको बढ़ावा देना है। इसी के साथ में ही यहाँ पर बलात्कार, गौहत्या, हत्या या फिर कोई जघन्य अपराध हो, धर्म परिवर्तन हो, इसके साथ में ही जो कि पॉस्को एक्ट के तहत सारे के सारे ही जितने भी दर्ज किए गए मामले हैं तो उनके लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। और इसी ऑपरेशन के साथ में ही सरकार ने 2017 से जीरो टॉलरेंस की नीति माफिया और अपराधों के लिए लागू कर रखी है। और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के अकॉर्डिंग ही प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी ताकि, और उसी के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और उनको प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जो कि पॉक्सो एक्ट है उसको भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट के तहत जो पॉक्सो एक्ट है तो देखिए 2012 में इसको लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान दिया गया है। यौन अपराधों के
से बच्चों को बचाना है, बच्चों का संरक्षण है। तो इस प्रकार के पॉक्सो एक्ट में इस बातों को बताया गया है और इसे अभी लागू किया गया है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन गौ हत्या के खिलाफ लागू किया गया है। इसके साथ साथ में कई प्रकार के, जैसे मैंने आपको अपराध बताए थे, जघन्य अपराध बताए थे, माफियाओं के लिए बताए थे, संगठित अपराध होते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और देखिए अभी इनके ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ में ही योगी अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी गई है इनके बारे में शांतनु गुप्ता के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था और बनारस को एससीओ के द्वारा पर्यटन संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। इतनी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। उड़ीसा से याद रखेंगे, देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनके द्वारा इनका एक जो इनकी पहल है जग मिशन है। जग मिशन क्या है? 5T पहल के अकॉर्डिंग झुग्गी झोंपड़ियों के लिए यह योजना थी और इसे अभी वर्ल्ड हैबिटेट यूनियन का अवार्ड दिया गया है। और उड़ीसा के द्वारा ही कृष AI चैटबॉट है, इसको लॉन्च किया गया है। केरल, तो देखिए केरल से याद रखेंगे NGT के द्वारा केरल में जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट हैं, तो उनके रखरखाव में विफल पाने के लिए केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है NGT के द्वारा। दिल्ली, तो देखिए दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन कवच को स्टार्ट किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, उनसे बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन कवच को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन बेरी बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो देखिए अभी जॉन बेरी बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हुआ है और ये वैज्ञानिक थे। लिथियम आयन बैटरी थी इसका, इन्होंने अमेरिकी से संस्थापक थे, से आविष्कारक थे और इन्हें देखिए 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए व्यवसायी या फिर कारोबारी। तो देखिए इन दो चीज़ों को यहाँ पर याद रखेंगे कि देखिए कारोबारी और व्यवसायी के रूप में जमशेदजी टाटा, जिन्हें स्टील मैन भी कहा जाता था, इनकी मृत्यु हुई थी। और कारोबारी तो बिग बुल कहे जाने वाले शेयर मार्केट के राकेश झुनझुनवाला, उनकी अभी डेथ हुई थी 65 ईयर में। अभिनेता से सतीश कौशिक को याद रखेंगे और राजनीतिक तो देखिए बीजेपी के नेता थे और राज्यसभा सांसद थे हरिद्वार दुबे, उनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखिए अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य के लिए जो पुरस्कृत किया गया है, प्रिया AS को पुरस्कृत किया गया है। केरल के द्वारा भी इन्हें 2020 में इसी साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए रामदास मिश्र, 2021 का सरस्वती सम्मान रामदास मिश्र को दिया गया था 2021 के लिए, और 2022 के लिए सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को दिया गया है। इनकी जो बुक थी वो थी सूर्यवंशम और रामदास मिश्र की थी मैं तो यहाँ हूँ के लिए। दामोदर मौजू को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और यह गोवा के कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं और अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO नियुक्त हुए हैं, ये हैं रोहित जावा। इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की 17 अक्टूबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। रोहित जावा से पहले संजीव मेहता ने उनकी जगह को ले रखा था और अभी इसके CEO और MD बने हैं रोहित जावा। के कृतिवासन TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO से नियुक्त हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और देखिए अभी ILO के इन्हें बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है 2024 से 2027 तक। इसके साथ में WHO की जो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, उसमें भी इनको 2024 से 2027 तक इनको नियुक्त किया गया है बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ने पायलटों के काम में अग्रणीयता लाने के लिए कौन सा अभ्यास किया है? देखिए वायुसेना के द्वारा टाइम पे संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, मतलब अपने खुद के ही सेपरेट सैन्य अभ्यास होते हैं। देखिए अभी इन्होंने रणविजय अभ्यास को यहाँ पर स्टार्ट किया है। 16 से 23 जून को ये आयोजित किया गया था। UV हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसे आयोजित किया गया था। और देखिए अभी यहाँ पे इसके 30 जो कि SU-30 विमान था, रात और दिन में संचालन करने के लिए कितना यह कारगर है, तो इसके लिए इसको भी स्टार्ट किया गया था। और इसके कामों में अग्रणता के लिए पायलटों के साथ साथ में वायुसेना के जो विमान थे उनका भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ऑप्शंस को भी देखेंगे, देखिए पूर्वी आकाश अभ्यास पूर्वी राज्यों में किया गया सैन्य अभ्यास था और यह एयर इंडिया के जो कि वायुसेना है उसके द्वारा किया गया था। और इसमें SU-30 MKI विमान इसमें शामिल था और सुखोई विमान भी इसमें शामिल था। सुखोई और SU-30 MKI विमान इसमें दोनों ही शामिल थे। मेगा अभ्यास किया गया था, पूर्वी आकाश अभ्यास किया गया था वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना
तो देखिए ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में किया गया संघीय जो कि अभ्यास है ऑपरेशन सद्भावना। तो इसका राइट आंसर है ये है रणविजय अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध डैश 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 थी। तो देखिए अभी क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए यह एक चित्रकार थी। इन्हीं के साथ में देखिए चित्रकारों से राजा रवि वर्मा, अवरेंद्र नाथ टैगोर, तो इनको हमें याद रखना है। इसके साथ में जो चित्रकार थे उनको भी हमें याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोद वाद्य यंत्र इनमें से किन से संबंधित है। तो देखिए सरोद वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन है, तो दिए हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान। ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा सरोद वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। एस बालचंद्रन, तो इनके द्वारा वीणा जो वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है एस बालचंद्रन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी जो भारतीय हैं तो उनको भी भारत से बाहर विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं तो वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए, चाहे फिर वो एक क्वेश्चन के रूप में हो चाहे फिर वो ऑप्शंस के रूप में हो। तो देखिए अभी भारतीय जो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, भारत के संगीतकार हैं, सिंगर हैं शंकर महादेवन, और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अजय बंगा, तो देखिए अजय बंगा भी भारत के अप्रवासियों की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, और वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अजय बंगा। एन चंद्रशेखरन, तो देखिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डाली का जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है। तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप होते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो कौन देश है तो वो सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के एक हिस्से के रूप में इसे सिलिकॉन वैली को फर्स्ट टॉप पर रखा गया है पूरे ग्लोबल के अकॉर्डिंग, पूरे वैश्विक आधार पर इनको रखा गया है। सेकंड नंबर पर न्यूयॉर्क शहर है, थर्ड पर है लंदन और फोर्थ पर है लॉस एंजल्स, इनको रखा गया है। भारत में अगर देखते हैं तो भारत में बेंगलुरु को 20वीं रैंक हासिल हुई है भारत में, मतलब टॉप में भारत में से जो शहर है उसको 20वां स्थान मिला है और दिल्ली को 24th इसमें रैंक मिली है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंडेक्स के रूप में कभी इनको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, पहले तो इसके बारे में हम सोचना है कि हमें ये पुरस्कार किस देश के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं अपने अपने देश के पुरस्कार होते हैं, जैसे कि भारत का होते हैं भारत के पद्म पुरस्कार अवार्ड, भारत के सर्वोच्च सम्मान होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही भारत रत्न होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और इस प्रकार के होते हैं। और देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है और फिजी के द्वारा, पापुआ न्यू के द्वारा, देखिए नए नए जो कि अपने अपने देश के अलग अलग सम्मान होते हैं। तो अभी ये लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सम्मान है। इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी है और उसके बाद में हमें लॉजिक के तरीके से अगर आपको पेपर में पूछ ली जाए तो ये हमें यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में जो ऑप्शन है, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार दिसंबर 2020 में भारत में प्रधानमंत्री को दिया गया था। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी प्रदान किया गया था। एंड लास्ट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देखिए ये तो हमें पता है कि ऑप्शन में अगर 4 चीज़ दे रखी है अमेरिका से संबंधित कि ये अमेरिका का पुरस्कार है, लेकिन इसमें से सही क्या है गलत क्या है ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी ये प्रदान किया गया था। लेकिन यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है, क्योंकि यह सम्मान सशस्त्र बल होते हैं अमेरिका के, उनके अधिकारियों को, उनके जो सोल्जर होते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है यह है। और ये कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, बाकी के तीनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, ओम बिरला है। देखिए अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसका उद्घाटन किया गया था और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की जो चेयर है, सीट है, कुर्सी है, उसके पास में एक सेंगोल लगाया गया था जो कि चर्चा का विषय रहा था। और देखिए अभी इसके ऑप्शंस को भी यहाँ पर देखेंगे तो अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। सेकंड है अध्यक्ष सदन में प्रथमतः मत देगा, यहाँ पे मत आएगा, मत देगा या फिर
वोट देगा। अध्यक्ष को लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति होगी। अध्यक्ष तब तक सदन को स्थापित कर सकता है या फिर अधिवेशन को निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति न हो। देखिए, इसको गणपूर्ति या फिर इसकी जगह लिखा आ जाए कोरम। कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। किसका? जितनी सीट होती है लोकसभा में उसका 1/10 अगर आदमी होंगे तो वह सभा स्टार्ट होगी या फिर उसको स्टार्ट किया जा सकता है, वरना उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए, इसका अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के देखिए, अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, ये करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये राइट आंसर है इसका। अध्यक्ष को लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति होगी। देखी होगी, हमने बहस देखी होगी लोकसभा अध्यक्ष वगैरह की, या फिर लोकसभा में जब बहस होती है तो उसमें अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह व्यवस्था रखने के लिए शक्ति होगी। और अध्यक्ष तब तक सदन को स्थापित कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है या फिर अधिवेशन को निलंबित कर सकता है जब तक कि गणपूर्ति कोरम पूरी न हो जाए। 1/10 गणपूर्ति है, कोरम है, वो पूरी ना हो जाए। तो देखिए, इसमें शक्ति नहीं है, तो वो है अध्यक्ष सदन में प्रथमत्व मत नहीं देगा। प्रथमत्व वोट डालने का अधिकार अध्यक्ष का नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड